1924 की बात है जब एक फ्रांसीसी इंजीनियर साडी कार्नोट ने एक ऐसे इंजन का मॉडल पेश किया जो कि कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को वर्क डन में, जिसके आज के टाइम पे एग्जांपल्स है मोटर व्हीकल्स या फिर स्टीम इंजन वगैरह। उन्होंने ये बताया कि ये इंजन हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा वर्क डन में और इफिशिएंसी देगा 100%। इफिशिएंसी 100% देने का मतलब ये है कि इसको जितनी हीट एनर्जी दी जाए उस कंप्लीट हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर दे वर्क डन में, कुछ भी वेस्ट नहीं करेगा, जो कि थर्मोडायनामिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड नहीं बैठ रहा था। इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी काम 100% नहीं होता, तो एक ऐसा इंजन बना पाना जो कि कन्वर्ट कर सके हीट एनर्जी को वर्क डन में कंप्लीटली, ये भी इम्पॉसिबल था और प्रैक्टिकली भी ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल था। तो इसलिए कार्नोट इंजन महज एक मॉडल बन के ही रह गया, लेकिन कार्नोट ने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की थी, जिसका नतीजा ये निकला कि ये इंजन इफिशिएंसी 100% तो नहीं दे सका लेकिन मैक्सिमम जरूर देता है। तो आज के टाइम पे भी जो भी इंजन वगैरह बनाए जाते हैं वो कार्नोट इंजन से ही कंपेयर करें। अगर इस इंजन को एक लाइन में समझा जाए तो इस तरीके से कह सकते हैं, कार्नोट इंजन एक ऐसा इंजन है जो कि कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को वर्क डन में और इफिशिएंसी देता है मैक्सिमम, और इसके काम करने के तरीके को बोला जाता है कार्नोट साइकिल। अब अपन इस वीडियो में यही जानेंगे कि कार्नोट साइकिल क्या है। इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला तो हमें आइसोलेटेड नॉन कंडक्टिंग स्टैंड। ये स्टैंड एक ऐसे मटेरियल का बना होता है जैसे कि थर्मस की बॉडी। थर्मस की बॉडी में अगर अपन गर्म पानी रखते हैं तो गर्म ही रहता है और अगर ठंडा पानी रखते हैं तो ठंडा ही रहता है। वो इस तरीके के मटेरियल से बना होता है, वैसे इसको भी उसी टाइप के मटेरियल से बनाया जाएगा। इस स्टैंड में एक साइड अपन हॉट सोर्स रखते हैं, दूसरी साइड अपन कोल्ड सोर्स। सोर्स को हॉट रिजर्वायर भी कहते हैं और इसको कोल्ड रिजर्वायर भी कहते हैं। इसका टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर ये अपन मान के चलते हैं कि इसका टेम्परेचर होगा इनफाइनाइट केल्विन तक और इसका जो टेम्परेचर होगा T2 होगा मान लो 0 केल्विन तक। उम्मीद करते हैं कि दोनों ही चीजें आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गई। अब अपन इस प्रोसेस को समझते हैं। इस प्रोसेस में टोटल अपन 4 स्टेप करने होते हैं, चारों स्टेप को अपन एक एक करके जाने। अब स्टेप नंबर 1 में अपन इस सिलेंडर को उठा करके हॉट रिजर्वायर के अंदर रखते हैं। हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा से कम की तरफ यानी कि सिलेंडर के अंदर जाने लगता है। तो सिलेंडर के अंदर मौजूद गैस का या फिर वाटर जो कुछ भी ले रखा है इसका टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर इसका नहीं बढ़ता, टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहता है और कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसका गैस जो है एक्सपेंशन करना यानी कि फैलना शुरू कर देता है। तो इस प्रोसेस को नाम दिया गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन और पहला प्रोसेस यहाँ से खत्म हुआ। सोचो कितना ज्यादा आसान है। यही था पहला प्रोसेस। उसके बाद इसको डायग्राम में समझते हैं। ध्यान से सुनो, जब गैस फैलना शुरू करेगी तो इसका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा और वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। कोई भी चीज अगर फैलता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। यहाँ पर अपन ने पीवी ग्राफ बना रखा है यानी कि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। प्रेशर क्या होगा वो देखो कम होगा यानी कि नीचे आएगा और वॉल्यूम बढ़ेगा यानी कि जिस तरीके से जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 पे अपन क्या करते हैं, सिलेंडर को उठा करके यहाँ पे रख देते हैं इसको ऊपर। यहाँ पे ना तो हॉट रिजर्वायर है ना ही कोल्ड रिजर्वायर, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे टेम्परेचर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर बिना एक्सचेंज हुए तो अपन इस सिलेंडर को यहाँ पे रखते हैं, तब भी इसका गैस जो है एक्सपेंशन करना शुरू कर देता है। टेम्परेचर में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा, उसके बाद भी वो एक्सपेंशन करना शुरू कर देता है। मतलब तुम इस तरीके से कह सकते हो कि सेकंड स्टेप बिना कहीं से, बिना किसी सोर्स से टेम्परेचर दिए गैस का एक्सपेंशन हो जाना, ये क्या कहलाता है, एडियोबेटिक एक्सपेंशन। एडियोबेटिक एक्सपेंशन कहलाता है। इसको भी ध्यान से देखो, जब फिर से ये एक्सपेंशन करना शुरू करेगा तो भाई प्रेशर इसका क्या होगा, वो कम हो जाएगा और वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। तो ग्राफ में देखो, प्रेशर को वापस से कम कर दो और वॉल्यूम को फिर से बढ़ा दो, यहाँ से तुम्हारा ग्राफ कितना बन। अब स्टेप नंबर 3 में अपन वापस से सिलेंडर को यहाँ से उठा करके कोल्ड सोर्स में रखते हैं। जब इसको कोल्ड सोर्स में रखेंगे उसके बाद इसको कंप्रेस करेंगे। जब इसको कंप्रेस करते हैं तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा हीट बनी हुई थी वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है और सारी एक्स्ट्रा हीट को ये कूल्ड सोर्स अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, यानी फिर भी इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, टेम्परेचर इसका कांस्टेंट ही रहता है। और इसको अपन दबा भी रहे, जब दबाएंगे तो जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम घट जाएगा और प्रेशर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर अपन डायग्राम की बात करें तो भैया देखो वॉल्यूम इसका घट रहा है और प्रेशर इसका बढ़ रहा है, जिस तरीके से ऊपर की ओर चला जाएगा क्योंकि प्रेशर ये है, वॉल्यूम ये है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखो गैस का क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है क्योंकि गैस क्या हो रही है, दब रही है। और कैसे हो रहा है, टेम्परेचर में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 4 में अपन वापस से सिलेंडर को उठा करके वहीं पे रख देते हैं, यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में रखा था। यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर ना तो हॉट सोर्स है और ना ही कोल्ड सोर्स, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे पहले से भी कांस्टेंट है। जब अपन इसको यहाँ पे रखते हैं फिर अपन इसको यहाँ पे भी कंप्रेस करें तो इधर भी अपन इसको कंप्रेस ही करते हैं। इस बार जब अपन इसको कंप्रेस करेंगे तो फिर जो एक्स्ट्रा हीट होगी
एक्स्ट्रा हीट होगी, क्या वो यहाँ पे तो पहले एक्स्ट्रा हीट जो निकली उसको कूल सोर्स ने अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया था, लेकिन यहाँ पे तो कोई कूल सोर्स है ही नहीं। तो अब अगर अपन इसको पिस्टन को दबाएंगे तो दबाने से तो एक्स्ट्रा हीट जो इसकी रिड्यूस होगी उसको तो कोई भी ऑब्जर्व करने वाला है ही नहीं यहाँ पे। जब कोई ऑब्जर्व ही नहीं करेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि पहले जो इसका टेम्परेचर था वापस इसका टेम्परेचर वही हो जाएगा, मतलब जहां से शुरू हुआ था वहीं पे वापस आ गया। किसी भी चीज का जहां से शुरू है वहीं पे खत्म हो जाना क्या कहलाता है, साइकिल कहलाता है। इसीलिए तुम समझ सकते हैं कि इसको कार्नोट साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि जहां से शुरू होता है वहीं पर वापस आकर के खत्म भी हो जाता है। अब यहाँ पर अपन वापस से इसको दबाएंगे तो जाहिर सी बात है कि दबाने से किसी चीज को कंप्रेस करने से क्या होता है कि उसका ना वॉल्यूम क्या होता है ना, वॉल्यूम उसका घट जाता है और प्रेशर उसका बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम इसका देखो इस बार कम होगा और प्रेशर इसका देखो वापस से क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो वापस से इसी पॉइंट पे आ जाएगा। इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाता है ABCD। देखो वापस से उसी पॉइंट पे आ गया, इसको साइकिल बोलते हैं। यहाँ पर किसी भी सोर्स से टेम्परेचर ना तो ले रहा है ना दे रहा है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडियोबेटिक। और यहाँ पर अपन क्या करें, कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एडियोबेटिक कंप्रेशन। तो अब यहाँ से इसका एक मैथमेटिकली फॉर्मूला भी होता है जो कि इस तरीके से होता है, एफिशिएंसी दिखाते हैं ऐसे n बना दो, n इज इक्वल टू 1 माइनस का T2 बाई T1। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें एफिशिएंसी 100% मिले तो इसके लिए तुम्हें T1 इनफाइनाइट केल्विन और T2 0 केल्विन रखना होगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन अपन इतना जरूर कर सकते हैं कि T1 और T2 की वैल्यूज में ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट रख सके। तो हमें जितना ज्यादा डिफरेंट रखेंगे उतना ज्यादा उतनी मैक्सिमम हमें एफिशिएंसी मिलेगी। तो अपन यही कोशिश करते हैं और इसी कोशिश के बिहेव पे अपन इंजन को तैयार करते हैं। खैर उम्मीद करते हैं कि समझ। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पर से खत्म होती है, फिर अपन मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।